हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, इसको मैं पूरा डीपली नॉलेज दूंगा। इससे पहले भी जो पार्ट 1 कराया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, तभी कॉन्टीन्यूटी में सेकंड पार्ट समझ आएगा। अदरवाइज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और फ्रेंड्स, और मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, और अगर आपको समझ आता है तो शेयर करने में थोड़ा कंजूसी कम करना और शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को बताना, ताकि मेरे को भी लगे कि यस, आप भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था पावर शेयरिंग का, उसमें मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो वर्ड जो है पावर शेयरिंग, इसको हम समझते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। पावर को अलग अलग लेवल पे बांटना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जाए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सीधा लिंक या पावर शेयरिंग का सीधा सीधा लिंक डेमोक्रेसी से है, तो मैंने डेमोक्रेसी से इसका लिंक लेकर के आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ठीक है। अगर किसी एक कम्युनिटी को पावर ज़्यादा दे दी जाए, ठीक है, सपोज़ करके किसी भी कम्युनिटी को बोला जाए कि आप ही हैं जो आपको ही सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको ही ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको ही हर एक फैसिलिटी, जब अगर सबको एक ही तरह की फैसिलिटी देने लग जाएंगे तो फिर होगा क्या, जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट होता हुआ पाएंगे। मतलब कि वो कहेंगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। तो जब ऐसा होगा तो बहुत थोड़े से टाइम के बाद क्या होगा कि सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में क्या क्लैश फील करेंगी, आपस में एक टकराव फील करेंगी, और धीरे धीरे करके वो टकराव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो एक मतलब वॉर काइंड ऑफ कंडीशन, जो कि कंट्री के अंदर ही वॉर हो जाता है, गृह युद्ध या सिविल वॉर जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा। और ऐसा हो चुका है श्रीलंका में 1980 से लेकर के 2009 तक। 2009 में जा कर के उनका सिविल वॉर जो है ख़त्म हुआ था। उनका सिविल वॉर चलता रहा, प्रोग्रेस करने की बजाय कंट्री बैकवर्ड आती हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, बट हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम तो अपने देश के, अपनी कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यही श्रीलंका को हुआ, और श्रीलंका को आज की डेट में आप देख लो, 2009 में तो उनका सिविल वॉर ख़त्म हुआ है, 2009 से लेकर के आज 2022 चल रहा है। श्रीलंका की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो कंट्री बिकने वाली है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट तो चाइना ने ख़रीद भी लिया है, ठीक है। तो चलो, हमें उस कंट्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो अपनी कंट्री से मतलब है। तो आप अपने फ्रेंड्स भी होंगे आपके, किसी भी कम्युनिटी के हों, तो उनके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप रखा करना, ठीक है। कभी भी ऐसे मत सोचें कि ये दूसरी कम्युनिटी का है। तो चलो, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे सिटीज़न बनेंगे, और सिटीज़न बनने के साथ साथ अच्छे स्टूडेंट भी बनेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, और अपने पेरेंट्स को भी अपना अच्छा फील कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, पावर शेयरिंग पार्ट 2। पावर शेयरिंग का मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, मैंने आपको श्रीलंका की कंडीशन बता दी थी ना। श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते थे बताओ, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। अगर पता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो अच्छा, तो श्रीलंका में कम्युनिटीज़ जो थी वो थी सिंहाला, और थे तमिल, ठीक है। तो जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग हैं वो हैं बुद्धिस्ट, और जो अपना तमिल हैं वो या तो मुस्लिम है, या वो मुस्लिम है, या फिर वो हिंदूज हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है वहाँ पे, हुआ ये है कि सिंहाला जो थे, जब आज़ाद हुआ है श्रीलंका 1948 में, तब से सिंहालाज ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, लगभग 70% से ज़्यादा, ठीक है। तो जब 70% से ज़्यादा सिंहालाज थे तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने मेजॉरिटी में होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बनाया। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का, वो सिंहालाज के हिसाब से बना। तो जब सिंहालाज के हिसाब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि जो दूसरी कम्युनिटी थी, यानी कि जो क्रिश्चियंस थे, बहुत थोड़े हैं। इसके अलावा कौन बचे मेजॉरिटी में, मतलब मेजॉरिटी से थोड़ा कम, जो कि हैं तमिल्स। जो तमिल्स हैं, तमिल्स को एलियनेशन फील हुआ। एलियनेशन का मतलब होता है कि हम कहीं बाहर से आ रखे हैं, जैसे हम इस कंट्री के है ही नहीं, ठीक है। तो उनको भेदभाव फील हुआ। तो फिर जा कर के लेटर ऑन, जो 1948 से चल रहा था, 1980 के तक आते आते, 1980s तक आते आते उनके वहाँ पे क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे क्लैशेस हुए कि जो है तमिल ने उनको मारा, सिंहालाज ने तमिल को मारा, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता रहा। तो ये तो था क्योंकि सिंहालाज ने मेजॉरिटी होने के कारण, जिसको हमने एक वर्ड लास्ट वीडियो में सीखा भी था, जिसे बोल रहे थे हम मेजॉरिटीरियनिज्म,
ठीक है। मेजॉरिटेरियनिज्म, जो कि मेजॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी को कम से कम सुविधाएं, कम से कम फैसिलिटीज़ कराते हैं अवेल, ठीक है, और ख़ुद सारी चीज़ें लेना चाह रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अच्छा, तो एक स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसकी अच्छे से ले लो। मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये नोट्स हैं और ये आपको पेपर में एज इट इज़ लिखने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस आपको मैं क्या ही बताऊँ कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जो भी करना चाहते हो कर लो। तो फिर लो आगे पढ़ते हैं भाई। तो पढ़ने का क्या है, श्रीलंका की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब बारी आ चुकी है किसकी, बेल्जियम की। तो बेल्जियम में भी ना, जैसे श्रीलंका में कुछ कम्युनिटीज़ थी वैसे बेल्जियम में भी कुछ कम्युनिटीज़ थी, बट बेल्जियम आज की डेट में इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है, बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। आप ये इमेजिन करो कि जो सिचुएशन श्रीलंका में हुई है वो बेल्जियम में भी हो सकती थी, ठीक है, वो बेल्जियम में हो सकती थी पर हुई नहीं। तो बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पे श्रीलंका की कंडीशन नहीं हुई और आज की डेट में बेल्जियम अमीर है। अब इस चीज़ को आप ऐसे सोचो कि बेल्जियम अमीर तो है ही, उसने इतने बढ़िया तरीके से इसको हैंडल किया है। अच्छा, अब इसको देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप यूरोप में है ना बेल्जियम, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो यूरोप में जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम के साथ साथ यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन को मानते हैं ग्रुप ऑफ 28, अभी उसमें से मतलब यूके निकल गया वो अलग बात है, बट अगर 28 कंट्रीज़ जो कि ग्रुप में रहती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उन्होंने किस कंट्री को चुना एज अ हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो है बेल्जियम। क्यों चुना जानते हो? वो इसी वजह से चुना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर रहने वाली, अपनी कंट्री के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज़ को इतने सही ढंग से अरेंजमेंट किया है ना, तो वो तो देखने से बनता है। तो आओ हम सीखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया ताकि उसकी कंट्री के अंदर क्लैशेस ना हो पाए। तो बेल्जियम में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती है? बेल्जियम में रहते हैं डच, जो कि मेजॉरिटी में है। दूसरे नंबर पे रहते हैं वहाँ पे फ्रेंच, ठीक है, जो कि उससे कम है। तीसरे नंबर पे वहाँ पे रहते हैं जर्मन, ठीक है। 3 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, एक तो डच हैं, नंबर 2 पे फ्रेंच हैं, नंबर 3 पे जर्मन है। उन्होंने तीनों की 3 कम्युनिटीज़ को इंपॉर्टेंस दी है बेल्जियम ने, ठीक है। तो वो कैसे दी है आइए देख लेते हैं। तो नोट्स में रीड आउट करता हूँ, आपको आप बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बेल्जियम ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंस। तो बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने ध्यान से देखा कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी के लोग रह रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि डच ज़्यादा है तो डच की तरफ फोकस करना चाहिए, नो, सबको इंपॉर्टेंस देनी है। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, उनका कल्चर समझा, उनका रीजनल डिफरेंस समझा, ठीक है। फिर आप ये देखो 1970 से 1993 तक, 1970 से 93 तक 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था उसके अंदर चेंजेस लेकर के आए हैं। क्यों? ताकि सभी की सभी कम्युनिटीज़ को राइज करने के चांसेस बराबरी से मिले, बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। फिर वहाँ जैसे इंडिया में क्या है कि 2 तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के सीएम कौन है आपको पता है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो 2 तरह के हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से हैं। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपको समझ आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, तो जो वहाँ पे बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो डच मिनिस्टर हैं और जो फ्रेंच मिनिस्टर हैं वो बराबर हैं। भाई मेजॉरिटी जो है डच हैं, ठीक है, फ्रेंच जो है कम है। क्योंकि फ्रेंच कम हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी अमाउंट भी कम होनी चाहिए थी, उनके नंबर भी कम होने चाहिए थे। बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, ताकि क्लैश ना हो उसको बचाने के लिए डच मिनिस्टर्स को फ्रेंच मिनिस्टर के इक्वल कर दिया। इस चीज़ से फ्रेंच मिनिस्टर को तो फ़ायदा हो रहा है, बट डच को थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि डच क्या है, ज़्यादा हैं। बट अभी देखना, ये जो चीज़ अभी इन्होंने किया कि फ्रेंच को फ़ायदा दिया है, वो आगे जाके कहीं और पे डच को फ़ायदा देगी। कैसे? अभी दिखाता हूँ आपको, बता ही देता हूँ, सुनो। जब जैसे क्या है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच मिनिस्टर ज़्यादा थे, बट उन्होंने इन दोनों को इक्वल करके रखा। जो इसकी कैपिटल है बेल्जियम की, उसका नाम है ब्रुसेल्स। इन्होंने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, ब्रुसेल्स के अंदर एक नई गवर्नमेंट बना रखी है, अलग ही गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो ब्रुसेल्स है कैपिटल है, वहाँ पे अलग ही गवर्नमेंट है।
वो जो अलग गवर्नमेंट है, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रूसेल्स, ब्रूसेल्स में फ्रेंच बहुत ज़्यादा नंबर में थे। तो फ्रेंच ज़्यादा नंबर में थे तो फ्रेंच की गवर्नमेंट, मतलब जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे फ्रेंच मिनिस्टर ज़्यादा होने चाहिए थे। बट नहीं, इन्होंने क्या किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच इज इक्वल टू फ्रेंच किया, तो जो वहाँ पे ब्रूसेल्स के अंदर गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे फ्रेंच जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे झुक रहे हैं और डच को अपने इक्वल लेकर के आ रहे हैं। तो जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पे इन दोनों ने कंपनसेट हो गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में डच जाता है, ठीक है, जब हो सकते थे मतलब अमाउंट के हिसाब से, बट ये इक्वल हुए। इसी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या किया है, जो ब्रूसेल्स में है वहाँ पे इसको कंपनसेट कर दिया, ठीक है। अच्छा आप देखो अभी क्या है कि हाँ, जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी कम पावर है। वहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, सिमिलरली उसके इक्वलेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई हैं। क्यों दी गई हैं, हो सकता है किसी स्टेट में फ्रेंच ज़्यादा हो, ठीक है, अगर फ्रेंच ज़्यादा है तो उन्हें भी पावर मिलनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा फिर अच्छा ऐसा क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, वो ऐसा इसलिए दे दी तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट वाले ये ना सोचें कि हम कोई सबऑर्डिनेट है, हम कोई हिस्से बने हुए हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। नो, दे आर इक्वल इन द बेल्जियम। बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा बहुत तगड़ा बनाया यार। अच्छा सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रूसेल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, ब्रूसेल्स कैपिटल में गवर्नमेंट अलग, उस गवर्नमेंट में फ्रेंच जो मिनिस्टर हैं वो डच मिनिस्टर के इक्वल हैं, ठीक है। हालांकि जो ब्रूसेल्स है उसके अंदर फ्रेंच बहुत ज़्यादा हैं, अगर सेपरेट से गवर्नमेंट बन रही है तो वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा होने चाहिए थे, बट नो, बराबर किया गया है, ठीक है। ओ ये देखो चौथी गवर्नमेंट है भाई इनकी, अब कौन सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो देखती है कल्चरल चीज़ों को, जैसे जैसे कि एजुकेशन के ऊपर देखेगी, है ना, और कल्चर क्या है, सबका कल्चर जो है ना न्यूट्रलाइज रहना चाहिए, सबका कल्चर को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 4 गवर्नमेंट देख लिया आपने। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 ब्रूसेल्स गवर्नमेंट, नंबर 4 आपने देख लिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज़ व्हाट यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पावर शेयरिंग, ताकि एवरीवन शुड बी फील इक्वलाइज, ठीक है, सबको एक जैसा महसूस होता रहे, इसलिए। तो ये अभी क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर द पावर शेयरिंग व्हाट मेजर्स व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी या विच टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिड बेल्जियम फॉर देयर सिटीजन्स, ताकि टू अवॉइड द क्लैशेस, टू अवॉइड द लाइक जैसे श्रीलंका में हुआ था सिविल वॉर, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसी वजह से, क्योंकि ब्रूसेल्स ने, बेल्जियम ने इतना बढ़िया तरीके से कम्युनिटी का हैंडल किया, तो पूरे यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर भी किसको बनाया गया, बेल्जियम को, ब्रूसेल्स को, राइट स्टूडेंट्स। तो अब पढ़ते हैं कि वाई इज़ देयर नीड ऑफ पावर शेयरिंग। भाई पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, वो आपको पहले ही पता चल गया, ताकि लड़ाई झगड़े ना हों, ठीक है, ताकि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो कंट्री की प्रोग्रेस होती रहेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, अमीर होंगे, पैसा आएगा, ठीक है, दूसरे देश देख करके और ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, इसलिए पावर शेयरिंग करनी चाहिए। और पावर शेयरिंग और इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो इसी बेस पे ही टिकी है। अच्छा डेमोक्रेसी का बेस आपको याद है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, 18 साल से हर जो बड़ा बंदा है उसको वोटिंग का राइट है, तो ये सबको इक्वल मिला है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी कम्युनिटी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, या किसी रिच आदमी को ज़्यादा मिल गया, जो थोड़े गरीब है उनको नहीं मिला, ठीक है, ऐसा तो नहीं किया ना, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है ना कोई। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग मस्ट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टूडेंट्स, आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का कि व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, सो व्हाट विल वी राइट। ये देखो यहाँ पे आंसर आपके लिखा है, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा पॉइंट्स में लिखेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ, नंबर मिलेंगे ज़्यादा, ओके। तो फिर ठीक है, तो वाई इज़ देयर नीड ऑफ पावर शेयरिंग, नंबर 1 पॉइंट है टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं होगी, वायलेंस, कोई झगड़े नहीं होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी तो होएगी, कोई गवर्नमेंट चल ही नहीं पाएगी, गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी तो दूसरी कंट्रीज उसके ऊपर अटैक कर देंगी, है ना, समझ गए। अगर इंडिया के अंदर कोई अच्छी सी गवर्नमेंट ना बने, ठीक है, सॉलिड गवर्नमेंट ना बने, तो क्या होगा
क्योंकि हम हमारी गवर्नमेंट सॉलिड नहीं होगी तो हमारे अपने डिसीज़न नहीं अच्छे हो पाएंगे, हमारे डिसीज़न अच्छे नहीं हो पाएंगे तो हमारे जो जो हमारे प्यारे दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमारी कंट्री के, पाकिस्तान जैसे है ना, ये चाइना जैसे, चाइना है ना, तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि लो भाई इनकी तो खुद ही अपनी सेटिंग ठीक नहीं है, तो चलो लेट्स अटैक, आओ अटैक करें, है ना, और इनको लूट लें। पहले हमें विदेश लूट के चले गए हैं, अब ये अब थोड़ी, अब नहीं होएगा ऐसा, अब हम बहुत फॉरवर्ड हैं भाई, ठीक है। उरी देखी है ना, हाँ देख लिया होगा, तो दूसरी कंट्री में जाकर भी मार सकते हैं हम। तो चलो ठीक है, तो वाई देर इज़ अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, पावर शेयरिंग इट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी का आधार है, ये बेस है पावर शेयरिंग, इसलिए हमें करनी पड़ेगी ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। 2 पॉइंट्स आपको लिख दिए, अगर आपको और कोई पॉइंट समझ आता है तो और भी लिख सकते हो, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर से ज़्यादा आता है तो पावर शेयरिंग के टाइप्स भी लिख देंगे, जो कि अगला क्वेश्चन है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पेपर में आएगा भाई, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग बता दिया, वाई देर इज ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग वो भी बता दिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इज देयर। भाई पावर शेयरिंग की कितनी ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। वैसे तो आपको बेल्जियम के एग्जांपल में हम बता ही दिया है कि 4 तरह की पावर शेयरिंग कर रहा है बेल्जियम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, बट अब हम जनरल में देख लेते हैं, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 वर्टिकल, नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि द कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि यहाँ पे थी, और नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे। सो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसे होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ऐसी होती है भाई, देखो जैसे कि डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या हैं, लेजिस्लेचर, नंबर 2 आपका एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 आपका जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इससे जो पार्ट फर्स्ट था उसमें भी बताया था कि ये तीनों के तीन क्या है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी जो इंडिया में गाड़ी है ना वो 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ये रूल किसने बनाया, ये लेजिस्लेचर ने बनाया, ठीक है, अच्छा बना दिया। फिर अब जो MLAs या MP बैठ करके ये डिसीजन ले रहे हैं कि 100 से ऊपर कोई गाड़ी जाएगी नहीं, अब वो थोड़ी सड़कों पे जा करके देखेंगे कि कोई गाड़ी 100 से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, तो वो क्या करेंगे, वो किसको भेजेंगे, वो जाएंगे एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो जाएंगे, वो आगे अपने और जो सबॉर्डिनेट्स हैं पुलिस को भेजेंगे, जा करके चेक करो कि जो 100 की स्पीड से ज़्यादा चलाता है उसका चलान करो। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव का। और नंबर 3 पे आता है जुडिशरी, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ मिलती है तो जुडिशरी उसको सेटल करती है। वही एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं कि कोई बंदा 100 की स्पीड से ज़्यादा से चला रहा था, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। अब ये 100 की स्पीड वाला रूल किसने बना दिया था, लेजिस्लेचर ने। अच्छा, अब कोई 100 की स्पीड से ज़्यादा से नहीं चला रहा था पर पुलिस ने पकड़ के चालान काट दिया, तो वो बंदे को राइट है कि नहीं कि भाई मैं सही हूँ, पुलिस वाले गलत हैं। या फिर अगर ऐसा था कि वो 100 की स्पीड से ज़्यादा चला रहा था, वो कह रहा मैं तो चला ही नहीं रहा था, वो मान ही नहीं रहा है, तो अब कौन प्रूव करेगा कि भाई वो बंदा सही है या पुलिस सही है, तो अप्रूव करने के लिए जुडिशरी है। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों के तीन जो है ना, सबको बराबर के बराबर पावर दी गई है, ठीक है। तो बराबर के बराबर अगर पावर दी है तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ना एक बैलेंस बना के रखते हैं कि क्या, जैसे बैलेंस कैसे है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। जो ये हमारे MLA या MP होते हैं, इनको हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए लायबल नहीं है, यस दे आर लायबल, उनकी जिम्मेदारी बनती है, कहाँ किस चीज़ की जिम्मेदारी है उनकी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो, उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपको, आपने अपने एरिया के लिए क्या किया है, ठीक है। उनको अपोजिशन वाले भी पूछेंगे, उनको जो वो होते हैं चेयरमैन वगैरह होते हैं जो कि बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, स्पीकर होते हैं, वो पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया इतने सालों में, 3-4 साल हो गए आपको मिनिस्टर बने हुए, MP बने हुए, MLA बने हुए, क्या कर रहे हो आप। तो जो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। अच्छा, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको जो काम दिया गया है उनका काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे जुडिशरी, जुडिशरी क्या है भाई, जुडिशरी कैसे अपॉइंट होती है, कौन जजेस को अपॉइंट कर रहा होता है, ये पार्लियामेंट वाले बंदे बैठे होते हैं, ये पार्लियामेंट के तो बंदे होते हैं जो उनको अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो देखो तीनों के तीन एक दूसरे को रोक रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं जा सकता, तो इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस।
So horizontal power sharing, the power sharing among different organs of the government to avoid the unlimited power, that is check and balance. मतलब जितने गवर्नमेंट के वो है ना ऑर्गन है, मैंने बता ही दिया कौन कौन से ऑर्गन थे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इन सबको ना बराबर की बराबर पावर रहे और कोई एक दूसरे से ऊपर ना चला जाए, ठीक है, उसको बैलेंस बनाने के लिए बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो मुझे भाई, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं फिर, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर वर्टिकल शेयरिंग देख लेते हैं। अब ये तो था भाई हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, उसमें 3 बराबर बराबर लेवल के थे। वर्टिकल शेयरिंग में क्या होता है, एक ऊपर अपर क्लास का होता है, एक लोअर क्लास का होता है। मतलब कि जैसे कि सपोज करके कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि इंस्पेक्टर जनरल है आईजी लेवल का, फिर उसके नीचे का कोई है, कोई इंस्पेक्टर है नॉर्मल किसी थाने में, कोई पुलिस स्टेशन में, उसके नीचे है कोई हवलदार है ना, तीनों की पावर अलग अलग है ना, ये ऐसे समझ लो। स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है उसके बाद टीचर है, उसके बाद आप बच्चे हैं, तो तीनों की पावर अलग अलग है ना। प्रिंसिपल तो टॉप मोस्ट हो गया, टीचर उसके बीच में आ गया, स्टूडेंट्स को बिल्कुल कम पावर है, ठीक है। तो तीनों को जब पावर डिवाइड होता है, इस तरह की पावर डिवाइडिंग को बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग। तो एग्जाम्पल के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, जैसे उसकी पावर ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग, राइट। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, जो जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना यहाँ पे इंडिया में, ऐसे ही ये बेल्जियम वगैरह में बोल देते हैं इसको फेडरल गवर्नमेंट। और जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की गवर्नमेंट को, वहाँ पे बोल देते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये आपको वैसे ही मैंने लिख दिया, क्योंकि जब आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि फेडरल गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, तो आप समझ जाना कि स्टेट गवर्नमेंट का मतलब प्रोविंशियल होगा और फेडरल का मतलब स्टेट सेंटर होगा। दो तरह की पावर शेयरिंग समझ ली, हॉरिजॉन्टल समझ ली, वर्टिकल समझ ली। नंबर 3 आ गई है पावर शेयरिंग इन द कम्युनिटी, लाइक जैसा कि बेल्जियम में हुआ था। तो अगर पावर शेयरिंग होगी कम्युनिटीज़ में, सोशल ग्रुप्स में, तो उस जैसे देख लिया दैट इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जैसा कि अभी आपको बताया। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं उसमें क्लैशेस नहीं होंगे, कोई मतलब ऐसा फील नहीं करेगा कि हम पीछे हैं, ये हिंदूज ज़्यादा हैं या मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स को ज़्यादा पावर है, या हिंदूज़ को ज़्यादा पावर है, या सिख को ज़्यादा पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटीज़ को अपने पावर दे दी अलग अलग हिसाब से। अब ऐसा एग्जांपल क्या होता है, ऐसा एग्जांपल होता है, अच्छा आपने कभी इलेक्शन में सुना होगा, जैसे कि आप अभी जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे वार्ड हैं, तो हमारे वार्ड से क्या करते हैं, कभी मतलब कभी जैसे इलेक्शन होता है एमसी का, तो उस इलेक्शन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये वाला जो इलेक्शन का टर्म है ये किसी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। तो कोई भी फीमेल जो है ना इलेक्शन के लिए अपना जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। या ऐसे हो जाता है कि जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ मैं, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ मैं वोटिंग करता हूँ, यहाँ पे हो जाता है कि कोई जो शेड्यूल्ड कास्ट से है वो इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी बंदा, कोई भी कम्युनिटी का बंदा ये ना सोच सके कि हम पीछे हैं, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। ये भी पावर शेयरिंग कैसी है, जो कि पावर शेयरिंग हम करते हैं कम्युनिटीज़ में, सोशल ग्रुप्स में। तो इसका एग्जांपल है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो वो किसका एग्जांपल है, पावर शेयरिंग इन कम्युनिटीज़। समझ गए ना, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो होती हैं जब पहले डिसाइड कर लिया जाए कि इस सीट से, इस जगह से जो इलेक्शन होगा, यहाँ से कोई फीमेल लड़ेगी, कोई इस कास्ट का बंदा लड़ेगा या इस कास्ट का बंदा लड़ेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये थी पावर शेयरिंग नंबर 3। लास्ट, पावर शेयरिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज या मूवमेंट्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैसे करती हैं पावर शेयरिंग, भाई देखो बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी, बीजेपी को पता था कि मैं शायद हार जाऊं, ठीक है, तो बीजेपी ने सोचा कि लेट्स हम किसी एक बी या सी कोई भी पार्टी है उससे हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी नई पार्टी है या वो अच्छी पार्टी है, हो सकता है ये हमें हेल्प करे। तो इलेक्शन से पहले वो दोनों ना उन्होंने हैंडशेक कर लिया, ठीक है, कि भाई ऐसा करेंगे, हम दोनों मिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे। जब मिल करके गवर्नमेंट बनाने की बात होती है तो उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। जब दो पार्टीज मिल करके इलेक्शन का कोई अपना सीएम, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट किसका एग्जांपल है, वो भी पावर शेयरिंग का है। क्यों है, जैसे अच्छा आप एक बात सोचो, आपने अभी तक जैसे सुना है कि चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कब बनता है भाई, चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब किसी कोई पार्टी, अच्छा इलेक्शन में क्या होता है, सपोज करके 100 सीट्स हैं,
तो जो पार्टी 51 सीट्स जीत जाएगी वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, उसी पार्टी का सीएम होगा। तो बट ऐसा हुआ कि किसी पार्टी की 49 सीट्स आई, ठीक है, बट एक पार्टी थी जो उनकी हेल्प कर सकती थी, उसके पास 4 सीट और थी, तो दोनों मिल गई, 49 और 4 हो गई 53। अब इन दोनों ने मिल करके डिसाइड किया कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो जो 4 बंदे थे उन्होंने कहा कि हमें भी पावर मिलनी चाहिए कुछ। तो जो 49 वाले थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और जो जो आप 4 हैं उसमें से हम क्या बोल देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ होता नहीं है, बट क्योंकि पावर शेयरिंग करनी थी तो उनका भी एक बंदा हमने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, समझ गए। तो पावर शेयरिंग इन द कोलिशन गवर्नमेंट, तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड टू अवॉइड द कंपटीशन एंड शेयर पावर लाइक चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, राइट। इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एंड दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल पार्टीज। भाई देखो ऐसा भी होता है, कुछ जो होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, रिलायंस है या कोई और कंपनी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपस में टाइप कर लेते हैं, ठीक है, ये आपस में टाइप कर लेते हैं, टाइप करके क्या करते हैं, फिर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स को कि हमारे लिए हमारे फेवर में ऐसा कर दो, हमारी फेवर में ऐसा कर दो, ठीक है। तो ऐसा चलता है, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा, तो वो भी क्या होगा, पावर शेयरिंग हो रही है, पावर शेयर कर रहे हैं। पावर शेयर कैसे हो रही है, ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मिनिस्टर्स को कि हमारे फेवर में रूल्स बनाए जाएं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो प्लीज़ वही बात है भाई, कर दो शेयर, है ना, ठीक है। तो अच्छा लगता है ना, देखो अभी रात का ना भाई 1 बजने वाला है, तो रात के 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। तो बेल्जियम की सिचुएशन हो गई, ठीक है, फिर हो गया वाई इज़ देयर नीड ऑफ पावर शेयरिंग, फिर हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग देखा हमने, कम्युनिटी पावर शेयरिंग देखा हमने, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर किस तरह की पावर शेयरिंग हो सकती है, वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दी आपको मैंने। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से फिर थैंक यू बोलूँगा मैं आपको। सो थैंक यू सो मच।